हेलो अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। इससे पहले आपने जो है वो फ्लेम फोटोमेट्री पढ़ी थी, आपने उसका प्रिंसिपल पढ़ा था और उसके अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म की जो टेस्टिंग थी वो भी देखी थी। आज आपने इस फ्लेम फोटोमेट्री के अंदर यूज़ होने वाला जो आपका बेसिक टूल है जिसकी मदद से आप अपने सारे एलिमेंट्स की एनालिसिस कर रहे हैं, उसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। ठीक है, तो आज का आपका टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। तो जो आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम है उसके हवाले से जो है वो हमने पहले एक फ्लेम फोटोमेट्री के अंदर इसकी जो सिग्निफिकेंस है उसको डिफाइन कर लिया है। ये हमारे पास जो फ्लेम फोटोमेट्री है वो एक ब्रांच है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जैसा कि हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिटेल्स पढ़ी थी और एटॉमिक फॉर्म्स की डिटेल्स पढ़ी थी, जिसमें हम इनऑर्गेनिक केमिकल्स जितने भी हैं उनकी एनालिसिस करते हैं, उनके मेटेलिक आयंस की। जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमने सोडियम की करेक्टराइजेशन की थी, पोटाशियम की थी, लिथियम की, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सीजियम की। तो ये जो सारे जो आपके पास आयंस हैं इनके पास ये कैपेबिलिटी ये है कि जब इनको इस पर्टिकुलर फ्लेम के अंदर जो है वो बर्न करवाया जाता है, इनकी ऑक्सीडेशन करवाई जाती है, तो ये अपनी ग्राउंड स्टेट से एक स्पेसिफिक किस्म की एक्साइटेड स्टेट में चली जाती हैं। और एक्साइटेड स्टेट में क्योंकि वो अनस्टेबल होती हैं तो ज़्यादा देर वहाँ पे परसिस्ट नहीं करती, और जब वो वापस आती हैं अपनी ग्राउंड लेवल पे तो वो क्या करती हैं कि जितनी लाइट उन्होंने एब्जॉर्ब की होती है वो सारी की सारी एमिट कर देती हैं। और वो जो एमिटेड लाइट होती है वो आपको फ्लेम के अंदर जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ कलर नज़र आती है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे आपके पास करेक्टराइजेशन जो है वो बेसिकली किस वजह से होती है, कलर एमिशन की वजह से होती है, एब्जॉर्ब एनर्जी की एमिशन की वजह से होती है। इसलिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको आप IUPAC कमेटी कहते हैं, उसने इसी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए फ्लेम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसका नाम भी जो है वो सजेस्ट किया है, जिसकी आपके पास जो एब्रीवेशन है वो FAES है। अब हम क्या करते हैं कि वो फ्लेम जो इन सारे एलिमेंट्स को एमिशन की बेस पे करेक्टराइज कर रहा है उसकी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या चीज़। ठीक है, अब अगर आप जो है वो स्ट्रक्चर देखते हैं आपके पास इस फ्लेम की, तो इस फ्लेम में आपको 3 बेसिक रीजन नज़र आते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं, और ऑलमोस्ट इन्हीं कलर्स में नज़र आते हैं क्योंकि ये कलर्स जो हैं वो इन 3 डिफरेंट जोन्स की करेक्टरिस्टिक्स हैं जो यहाँ पे मैंने आपको शो किए हैं। जो आपके पास फर्स्ट जोन है उसको हम कहते हैं इनर मोस्ट जोन, जो आपको ब्लैक कलर में नजर आता है। सेकंड जोन जो है वो आपके पास इस फ्लेम के अंदर, या आप कह सकते हैं कि इस फ्लेम का जो सेकंड पार्ट है वो आपके पास है मिडल जोन, और जो लास्ट पार्ट है आपके पास है आउटर मोस्ट जोन। अब हम वन बाय वन इन सारे जोन्स की जो है वो स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, करेक्टराइज करेंगे, इनकी फिजिकल और केमिकल करेक्टरिस्टिक्स को भी चेक करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो अब जो है वो सबसे पहले हम आ जाते हैं, आपका जो प्रिंसिपल है जो यहाँ पे आपने फॉलो करना है इन कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हुए क्लास, वो ये है कि इन सब रीजन्स के अंदर आपके पास फ्यूल की कंबस्चन हो रही है। ठीक है, चाहे आपके पास इनर मोस्ट जोन है, चाहे आपके पास मिडल जोन है, चाहे आपके पास आउटर मोस्ट जोन है, सबके अंदर फ्यूल्स की कंबस्चन हो रही है। अब ये जो आपके पास फ्यूल्स की कंबस्चन है, इसका एक जनरल रिएक्शन जो है वो आप पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें आपका फ्यूल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, उसकी बर्निंग होती है और उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वाटर प्रोड्यूस होता है और हीट प्रोड्यूस होती है। अब आपके पास जो है ये ऑक्सीजन जो है ये कितनी क्वांटिटी में मौजूद है फ्यूल की कंबस्चन के लिए। ठीक है, अब आपके ये जो तीनों रीजन्स हैं या तीनों जोन्स हैं, ये तीनों पार्ट्स जो हैं वो आपकी फ्लेम के, उनको आपने इस पॉइंट से अपने माइंड में नोट रखना है कि ये तीनों जोन्स जो हैं इनके अंदर हो कंबस्चन ही रही है। ठीक है, यही वाला रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, लेकिन तीनों के अंदर इस रिएक्शन का जो डिफरेंस है वो किस वजह से है कि फ्यूल की बर्निंग के लिए आपके पास कितनी ऑक्सीजन अवेलेबल है, ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल है, मीडियम ऑक्सीजन अवेलेबल है, मैक्सिमम ऑक्सीजन अवेलेबल है, उसकी बेस पे जो है ये आपके जो तीनों रीजन्स हैं इनकी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिसाइड होती हैं। नेक्स्ट जब आप इनकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देखेंगे कुछ रीजन्स या कुछ जोन्स ऐसे होंगे जिनके अंदर इन जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, उसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होगी। इन कलर्स के पॉइंट से आपने ये बात भी याद रखनी है कि घर में भी अगर आप कोई फ्लेम देखते हैं तो आप उसके अंदर डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं।
कभी ब्लैक कलर नज़र आता है, कभी आपको येलो कलर नज़र आता है, कभी आपको ब्लू। तो इसी तरह आपका के पास ये जो फ्लेम है, जो कि आप फ्लेम फोटोमीटर में यूज़ करते हैं, उसके ये डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट जोन्स, डिफरेंट पार्ट्स हैं, और इनके कलर्स जो हैं, इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो इसके अंदर टेक प्लेस होने वाले कंबस्चन रिएक्शन के लिए अवेलेबल ऑक्सीजन की क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि वन बाय वन जो है वो इन तीनों रीजन्स जो हैं, इनकी करेक्टरिस्टिक्स को जो है वो चेक करते हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास सबसे पहली जो यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी याद रखनी है, क्योंकि लास्ट टाइम ही हमने बात की है अभी पिछली स्लाइड में, कि ये आपके पास जो ऑक्सीजन की अवेलेबल क्वांटिटी है, ये इन तीनों जोन्स की करेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करती है। तो यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो आपके पास इनर मोस्ट जोन है, जो कि आपके पास इनर मोस्ट जोन है, इसका एक और नाम भी है, इसको प्राइमरी हीटिंग जोन भी कहते हैं। कुछ जगहों पे इसका नाम प्राइमरी हीटिंग जोन है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे जो है वो प्राइमरी हीटिंग जोन जो है इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसका नाम जो है वो आपके पास प्राइमरी हीटिंग जोन भी है। अच्छा, ये वाला जो आपके पास रीजन है, अगर आप देखें कि यहाँ पे जितना भी आपके पास ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसके पास जो सोर्स ऑफ सप्लाई है वो क्या है, तो वो है आपके पास एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन आपके डिफरेंट रीजन्स को किस एक्सटेंट तक अवेलेबल है। अगर आप इस पॉइंट तक को देखें तो ये वाला जो आपका रीजन है, ये इनर मोस्ट रीजन है, इनर मोस्ट रीजन है, और इसको मजीद 2 रीजन्स ने कवर किया। इसका मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो इस रीजन के अंदर लीस्ट है, ठीक है, क्योंकि ये 2 और रीजन्स के अंदर कवर, ठीक है। तो ऑक्सीजन डायरेक्टली इसको अप्रोच नहीं कर सकती, यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो लीस्ट है, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास रीजन है, ठीक है, वो मिडल जोन है, जिसको मैंने येलो कलर से रिप्रेजेंट किया है, और इसका येलो कलर ही होता है इन एक्चुअल। इस रीजन के अंदर आपके पास जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो इनर मोस्ट जोन से कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। उसकी रीज़न ये होती है कि ये रीजन जो है वो एटमॉस्फेयर के साथ जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा इन टच है या इन क्लोज है एज कंपेयर टू दिस इनर मोस्ट जोन। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो कंपैरेटिवली लेसर सप्लाई होगी ऑक्सीजन की। लेकिन ये जो आपके पास ब्लूइश रीजन है, जो कि आउटर मोस्ट रीजन है, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो हाईएस्ट होती है। और उसकी रीज़न आपके पास क्या होती है कि ये रीजन आपके पास डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर है, जहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीजन अवेलेबल है। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों रीजन्स को जो है वो वन बाय वन देखते जाते हैं। एक फिजिकल करेक्टरिस्टिक भी आपके पास यहाँ पे इनकी सामने आ गई है कि इन तीनों के डिफरेंट कलर्स हैं। एक का कलर ब्लैक है, एक का कलर येलो है, और एक का कलर ब्लू है, ठीक है। अब जो है वो हम अगर इन तीनों के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई को जो है वो समराइज करें, तो यहाँ पे फिर लीस्ट सप्लाई हो गई है ऑक्सीजन की, यहाँ पे पार्शियल सप्लाई हो गई है ऑक्सीजन की, यहाँ पे हाईएस्ट और मैक्सिमम सप्लाई हो गई ऑक्सीजन की। उसके बाद जो है वो अगर आप इनकी जो फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं उनको वन बाय वन जो है वो आप ऑब्जर्व करते जाएं, तो आपके पास जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स जो है वो सामने आते जाएंगे। तो ये वाला जो आपके पास रीजन है, हमने अभी बात की थी कि ये जो आपके पास डिफरेंट रीजन्स हैं, यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज़ एक्सटेंट ऑफ कंबस्चन पे डिपेंड करती हैं। अगर आप इनर मोस्ट जोन की प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इनर मोस्ट जोन की प्रॉपर्टीज। हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे लीस्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की डायरेक्ट सप्लाई से अ बिट फार अपार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास कंप्लीट कंबस्चन जो है वो कंपैरेटिवली कम होती है। अब वो जो कंप्लीट कंबस्चन आपके पास कम होती है, ठीक है, उसकी आपके पास क्या रीजन है कि यहाँ पे आपके पास जो रिएक्शन होता है वो कंप्लीट कंबस्चन का रिएक्शन नहीं है, वो इनकम्प्लीट कंबस्चन का रिएक्शन है। अब उस इनकम्प्लीट कंबस्चन के रिएक्शन में आपके पास ये डिजायर्ड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं होती, क्योंकि ये जो आपके पास रिएक्शन मैंने शो किया ये कंप्लीट कंबस्चन का। इनकम्प्लीट कंबस्चन के रिजल्ट में क्या होता है कि फ्यूल बर्न तो करता है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन क्योंकि ये सप्लाई इनसफिशिएंट होती है तो फ्यूल की कंप्लीट बर्निंग नहीं होती।
तो कंप्लीट बर्निंग के रिजल्ट में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, इनकम्प्लीट बर्निंग के रिजल्ट में बन जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर वेपर्स दोनों के अंदर सेम बनते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास कंप्लीट कंबस्टन में तो हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन इनकम्प्लीट कंबस्टन में आपके पास कार्बन वेपर्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि इस रीजन के अंदर अनबर्न्ड कार्बन वेपर्स मौजूद हैं कंबस्टिबल मटेरियल्स के या फिर फ्यूल के, जो भी आपने यूज किया है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो आपके पास रीजन है इसके अंदर इनकम्प्लीट कंबस्टन, इनकम्प्लीट या अनबर्न्ड कार्बन वेपर्स की वजह से आपको कलर जो है वो ब्लैक नजर आता है। ठीक है, अब ये जो ब्लैक कलर है आपके पास, ठीक है, ये ब्लैक कलर जो है ये कार्बन के अनबर्न्ड वेपर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पता है कि मोस्टली जो आपके पास कार्बन है वो ब्लैक कलर में अपीयर होती है। तो यहाँ पे अगर आपके पास अनबर्न्ड कार्बन जो है वो डोमिनेट कर रही है इन दी फॉर्म ऑफ वेपर्स, तो डेफिनेटली आपको इसका कलर जो है वो ब्लैक ही नजर आएगा। अब अगर हम जो है वो इसकी फर्दर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको वन बाय वन देखते हैं, तो ये जो अनबर्न्ड कार्बन थी वो आपके पास रिस्पॉन्सिबल हो गई इस ब्लैक कलर की। अब ये जो आपके पास ब्लैक कलर है अनबर्न्ड कार्बन की वजह से, ठीक है, ये कुछ फर्दर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी डिफाइन करता है आपके पास। अब वो जो आपके पास फर्दर करेक्टरिस्टिक्स हैं इस अनबर्न्ड कार्बन की, और यहाँ पे आपके पास हीट प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे आपके पास कार्बन प्रोड्यूस हो रही है, वो क्या है कि आपके पास जो फ्लेम का टेम्परेचर होता है या फ्लेम के किसी रीजन का टेम्परेचर होता है वो डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ कंबस्टन पे, कि आपका जो कंबस्टन रिएक्शन है वो किस लेवल का हुआ है उस रीजन के अंदर। वो कंप्लीट कंबस्टन थी, इनकम्प्लीट कंबस्टन थी या फिर पार्शियल कंबस्टन थी। तो यहाँ पे क्योंकि हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि यहाँ पे आपके पास इनकम्प्लीट कंबस्टन हुई है और कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, इसका मतलब है कि हीट की यहाँ पे बहुत कम क्वांटिटी है। तो इस रीजन को हम ये कहते हैं कि ये ब्लैक तो आपको नजर आता है, साथ साथ इसका आपके पास जो है वो टेम्परेचर भी कंपैरेटिवली कम है। हम ये कहते हैं कि इस रीजन का टेम्परेचर जो है वो लोएस्ट टेम्परेचर है या फिर कोल्डेस्ट जोन है आपके पास इस पूरे फ्लेम के अंदर। ठीक है, ये जो आपको तीनों जोन नजर आ रहे हैं उसके अंदर इस जोन को, जो कि आपका इनर मोस्ट जोन है या प्राइमरी हीटिंग जोन है, इसको हम कहते हैं कि ये लोएस्ट टेम्परेचर एग्जिबिट करता है या कोल्डेस्ट जोन है आपके पूरे फ्लेम के अंदर। और ये बिल्कुल ये जो आपके पास होता है, आपकी विक होती है या आपका जो बंसन बर्नर होता है उसका जो हीटिंग एरिया होता है उसके बिल्कुल फर्स्ट स्टेप पे जो है ये आपके पास आ जाता है। या आप ये कहते हैं कि बंसन बर्नर से आपके पास जो थर्मल कंडक्शन होती है उसके थ्रू इसको हीट जो है वो अवेलेबल होती है। और ऑक्सीजन की इनसफिशिएंट सप्लाई की वजह से, इनकम्प्लीट कंबस्टन की वजह से, अनबर्न्ड कार्बन वेपर्स की वजह से ये रीजन जो है इसका टेम्परेचर लोएस्ट है और ये कोल्डेस्ट जोन है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर आप इससे मूव करते हैं तो आपको क्या पता चलेगा कि आपके पास क्योंकि इस रीजन का टेम्परेचर कम है, ठीक है, क्योंकि इस रीजन का आपके पास टेम्परेचर कम है तो आप इसको फ्लेम फोटोमेट्री के अंदर यूज नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये है कि फ्लेम फोटोमेट्री के अंदर आपका जो भी सैंपल अवेलेबल है, जो सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है या गैसियस फॉर्म में है, आपने उसको कन्वर्ट करना है वेपर्स में। ठीक है, एटॉमिक फॉर्म में लेके जाना है, फिर वो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो है वो क्रिएट करेगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की वजह से क्या होगा, जो आपका बल्क फॉर्म में सैंपल था उसमें से कुछ एटम्स जो है वो एक्साइटेड फॉर्म में जाएंगे और जो है वो हीट की एक सर्टन अमाउंट या हीट के सर्टन क्वांटास को एब्जॉर्ब करेंगे एक्साइटेड फॉर्म में, क्योंकि वो अनस्टेबल हैं, डीस्टेबलाइज होंगे, तो हीट को रिलीज करेंगे और हीट जो है वो आपके पास इन द फॉर्म ऑफ कलर अपीयर होगी। लेकिन जहाँ पे आपके पास फ्लेम का ये जो जोन है आपके पास, जिसको आप कोल्डेस्ट जोन कह रहे हैं, यहाँ पे सफिशिएंट टेम्परेचर अवेलेबल है ही नहीं जो सैंपल को वेपराइज करे, एक्साइटेड स्टेट में ले जाए और फिर उसकी जो एब्जॉर्ब लाइट है उसको एमिट करे। इसलिए ये रीजन किसी तरह भी आपके पास जो है वो सैंपल कैरेक्टराइजेशन के लिए या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन के लिए सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट जो है वो अगर आप मूव करते हैं इससे, तो हमारे पास जो सेकंड जोन आता है इसी फ्लेम का वो है आपके पास मिडल जोन। ठीक है, अच्छा, ये रीजन जो है ये आपको कलर में येलो नजर आता है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि ये येलो इन कलर है।
ठीक है। येलो इन कलर होने की वजह से इसके अंदर क्या करेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं कि इसका जो कलर डिफरेंस है वो बता रहा है कि इसके अंदर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इनर जोन से टू सम एक्सटेंट डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? क्योंकि इनर जोन जो है वो टोटली आपके पास जो है एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से दूर है, इसलिए वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई वेरी लिमिटेड है या ऑलमोस्ट नील है। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो इस इनर मोस्ट जोन से कंपैरेटिवली ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास इनकम्प्लीट कंबस्टन ही हो रही है, क्योंकि बेशक यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है, वो आपके पास जो है वो इनर मोस्ट जोन से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे भी आपके पास इनफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं है कि कंप्लीट कंबस्टन हो जाए और आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो जाए। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या होता है कि बेसिकली हो इनकम्प्लीट कंबस्टन ही रही है। यहाँ पे भी आपके पास अनबर्न कार्बन प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास अनबर्न कार्बन है वो आपके पास जो है वो पार्शियल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो है वो कार्बन पार्टिकल्स की फॉर्म में मौजूद है, जो कि अनबर्न्ड है। अब ये जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हैं आपके पास, ठीक है, इस मिडल जोन के अंदर, ठीक है, उसकी वजह से भी आपके पास कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इस रीजन के अंदर आती हैं। इसका कलर आपको येलो नजर आता है, ब्राइट नजर आता है, ल्यूमिनस नजर आता है। ठीक है, इसके अलावा इस रीजन का जो आपके पास टेम्परेचर है वो आपके पास जो है वो कंपैरेटिवली इनर मोस्ट जोन से ज़्यादा है। ठीक है, और आप ये देखेंगे कि इस रीजन के अंदर से आपको इस तरह का वो जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होंगे वो इस तरह से इस इनकम्प्लीट कंबस्टन के रिजल्ट में जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हैं वो आपको इस तरह सूट की फॉर्म में इस फ्लेम को लीव करते हुए नजर आएंगे, धुआं सा नजर आएगा ब्लैक सा आपको। अब ये वाला जो आपके पास सूट है ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स कहाँ से आते हैं आपके पास? इनकम्प्लीट कंबस्टन रिएक्शन ऑफ फ्यूल से, जो कि बंसन बर्नर को अवेलेबल। अब इस सूट की वजह से आपके पास जो रीजन है उसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू जो आपका इनर मोस्ट जोन है। तो इस रीजन का टेम्परेचर जो है वो आपके पास मॉडरेट है, लेकिन यहाँ पे आपके पास अगेन एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम आपके पास जो है वो क्या है यहाँ पे? वो ये है कि यहाँ पे आपके पास जो है वो आल्दो के सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जो है वो टेम्परेचर अवेलेबल है, लेकिन वो भी इतनी सफिशिएंट नहीं है कि कंप्लीट कंबस्टन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी मॉडरेट कंबस्टन की वजह से, मीडियम कंबस्टन की वजह से, इनकम्प्लीट कंबस्टन की वजह से जो अमाउंट ऑफ टेम्परेचर है, जो लेवल ऑफ टेम्परेचर है वो इनसफिशिएंट है। ठीक है, और वो इनसफिशिएंट टेम्परेचर जो है इसको भी अलाउ नहीं करता इस रीजन को भी कि इसको फ्लेम फोटोमीटर के लिए यूज़ किया जाए, क्योंकि ये भी सैंपल की जो है वो सफिशिएंट लेवल तक वेपराइजेशन काज नहीं करवा सकता है। जब सफिशिएंट लेवल तक वेपराइजेशन नहीं होगी तो इस रीजन के अंदर भी जो है वो आपके पास जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की या डिफरेंट एलिमेंट्स की जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में जो है एक्साइटेशन नहीं हो सकती, डी एक्साइटेशन नहीं हो सकती, तो यहाँ पे भी सैंपल जो है वो यूज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या है कि ये रीजन भी जो है ये फ्लेम फोटोमेट्री के लिए यूज नहीं हो सकता। अब जो है वो हम क्या करते हैं कि इस रीजन को जो है वो थोड़ा सा जो है वो हमने समराइज कर लिया है। कैसे समराइज किया है कि यहाँ पे आपके पास जो है वो मॉडरेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, इनकम्प्लीट कंबस्टन है, इनसफिशिएंट हीट है फॉर एक्साइटेशन ऑफ द सैंपल। सो ये सैंपल भी आपके पास, ये जो जोन है आपके पास, ये भी फ्लेम फोटोमेट्री के अंदर यूज नहीं हो सकता, और इसकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स भी आपने देख ली कि ये येलो है और ल्यूमिनस है। अब जो आपके पास थर्ड रीजन आता है वो है आपका आउटर मोस्ट जोन, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जोन ऑफ द फ्लेम जो कि यूज किया जाता है कंबस्टन फ्लेम के अंदर या फिर फ्लेम फोटोमेट्री के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपके पास मेनली कंबस्टन टेक प्लेस करती है, और इस कंबस्टन को आप जो है वो फर्दर यूटिलाइज करते हैं। इस रीजन को अगर आप देखें तो ये आपका आउटर मोस्ट रीजन है, और यहाँ पे मैक्सिमम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, और उसकी रीजन ये है कि ये डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, जहाँ पे मैक्सिमम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल है।
अगर आप इस रीजन की करेक्टरिस्टिक्स को वन बाय वन जो है वो चेक करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो कंप्लीट कंबस्टन हो रही है, कंप्लीट कंबस्टन, मैक्सिमम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिसकी वजह से आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट प्रोड्यूस हो रहे हैं। और ये हीट जो है इस रीजन की, ये मोर देन एनफ है टू कॉज एनी टाइप ऑफ एक्साइटेशन इन इनऑर्गेनिक सैंपल, जिसकी बेस पे आप एलिमेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। यानी इस रीजन की हीट जो कि आपको ब्लूइश नजर आ रहा है, वो सफिशिएंट एनफ है कि वो आपके सैंपल की जो है वो एवापोरेशन भी करे, उसकी वेपराइजेशन भी करे, उसको एटॉमिक फॉर्म में भी लेके जाए, उसकी एक्साइटेशन भी करे, डी एक्साइटेशन भी करे, और कलर भी प्रोड्यूस कर सके जो कि आपका विजिबल रीजन के अंदर आ रहा है और आपकी आंख उसको डिटेक्ट कर सकती है फ्लेम टेस्ट के लिए। तो ये जो आपका ब्लूइश रीजन है, ये एक्चुअली आपका जो है वो आप कह सकते हैं कि आपका गोल है फ्लेम फोटोमीटर के अंदर, जिससे आपके पास जो डिफरेंट कलर्स हैं वो अपीयर होते हैं। यहाँ पे हीट भी आपके पास है वो मैक्सिमम है, और ये हॉटेस्ट जोन है, ठीक है, हॉटेस्ट जोन है, इस वजह से आप इसको यूज करते हैं फ्लेम फोटोमीट्री के अंदर टू काज दैट कंप्लीट फिनोमेना जो कि आपको चाहिए होता है। अब इस स्ट्रक्चर को जो है वो कंपेयर करने के बाद, उसके जो 3 मेजर रीजन्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने के बाद, यहाँ पे आपको एक और बात जो है वो बताना ज़रूरी है, वो ये है कि जो भी फ्लेम आप फ्लेम फोटोमेट्री के अंदर यूज करते हैं उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, कि उस रीजन का या उस फ्लेम का एक प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, और उस टेम्परेचर को पूरे प्रोसेस के अंदर, पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर कांस्टेंट रहना चाहिए और फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले मिनट में जो है वो वेरी हाई हो, फिर मॉडरेट हो जाए, फिर हाई हो जाए, फिर लो हो जाए। उसको एक कांस्टेंट टेम्परेचर जोन के ऊपर जो है वो परसिस्ट करना चाहिए। तो इस बेस पे हमने ये जो 3 रीजन्स लिए हैं, क्योंकि 2 रीजन्स के अंदर जो है वो इनकम्प्लीट कंबस्टन हो रही है, एक के अंदर वेपर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक के अंदर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये दोनों रीजन्स जो हैं ये करेक्टरिस्टिक्स शो नहीं कर सकते, इस वजह से भी हम इनको फ्लेम फोटोमेट्री के अंदर यूज नहीं करते। लेकिन जो आपका ये थर्ड जोन है जिसकी हमने बात की लास्ट पे, आउटर मोस्ट जोन, इसके पास ये तीनों करेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल हैं, इसलिए भी हम इसको फ्लेम फोटोमेट्री के अंदर यूज करते हैं। अब एंड पे मैंने आपके लिए जो है वो एक समरी बनाई है इन तीनों जो है वो जोन्स की करेक्टरिस्टिक्स के लिए। जो आपके पास तीनों जोन्स हैं, इनकी वन बाय वन आप करेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। जो आपका इनर मोस्ट जोन है, अगर आप उसका कलर देखें तो वो ब्लैक है, मिडल जोन का येलो है, और आउटर मोस्ट जोन का ब्लू है। स्टेटस ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देखें अगर आप तीनों रीजन्स के अंदर, तो इस जोन के अंदर मिनिमम सप्लाई अवेलेबल है ऑक्सीजन की, यहाँ पे मॉडरेट सप्लाई है, यहाँ पे मैक्सिमम सप्लाई है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटेंट ऑफ कंबस्टन, इसके अंदर इनकम्प्लीट कंबस्टन है, इसके अंदर पार्शियल कंबस्टन है, इसके अंदर कंप्लीट कंबस्टन है। टेम्परेचर अगर आप देखें तो इसका कोल्डेस्ट टेम्परेचर है, इसका मॉडरेट टेम्परेचर है, इसका हाईएस्ट टेम्परेचर है। कंपोनेंट्स अगर आप देखें तो यहाँ पे अनबर्न्ड वेपर्स ऑफ कार्बन है, यहाँ पे अनबर्न्ड पार्टिकल्स ऑफ कार्बन है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट अवेलेबल है। यहाँ पे आपके पास जो सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है वो थर्मल कंडक्शन है, जो डायरेक्टली आप जिस भी बंसर बर्नर को जो है वो ऑन करते हैं तो उससे जो है वो विक के बिल्कुल करीब का जो एरिया होता है उसको अवेलेबल होता है। यहाँ पे आपके पास जो है वो पार्शियल कंबस्टन होती है, इस वजह से आपके पास जो है वो कुछ हिस्सा थर्मल कंडक्शन से आता है, कुछ पार्शियल कंबस्टन से आता है। यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीट कंबस्टन ऑफ फ्यूल। यहाँ पे आपके पास अगर करेक्टरिस्टिक्स आप देखें तो सुटेबल नहीं है सैंपल को एक्साइट करने के लिए, इसलिए इस रीजन को आप यूज नहीं करते फ्लेम फोटोमेट्री के अंदर। इस रीजन के अंदर भी आल्दो इसके कंपैरिजन में टेम्परेचर एंड कंबस्टन प्रॉपर्टीज जो है वो ज़्यादा हैं, बट स्टिल नॉट इनफ फॉर ए सैंपल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स फॉर द फ्लेम फोटोमेट्री, इसलिए ये रीजन भी आपके पास फ्लेम फोटोमेट्री के अंदर यूज नहीं होता। सिर्फ ये जो आपके पास आउटर मोस्ट जोन है ये उन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है जो फ्लेम फोटोमेट्री के लिए आपको रिक्वायर्ड है, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये जो आपका रीजन है आउटर मोस्ट जोन, इसको हम फ्लेम फोटोमेट्री के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ से आपके पास एक ब्रीफ व्यू सामने आ जाएगा फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लेम जो कि यूज करते हैं आप फ्लेम फोटोमेट्री के अंदर। तो यहाँ पे आपका जो आज का लेक्चर है वो एंड हो जाता है, आप इसको नोट कर लें, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे, और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है इसी लेक्चर का पार्ट और इसकी कंटिन्यूटी में जो आपकी फर्दर डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस की जाए।
ऑल द बेस्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।